Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Today we are taking the next chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. Basically we are talking about the respiratory system. Okay, so before going for respiratory system we should know the meaning of breathing. क्या समझते हैं हम breathing का मतलब? That is what? Inhalation and exhalation. Clear? Very simple. Then what is the meaning of respiration? Is it same? एक्चुअली नॉट. इन रेस्पिरेशन व्हाट हैपन, जो भी हम ब्रीद इन करके ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट ऑक्सीजन गोज थ्रू द ब्लड टू डिफरेंट टिश्यूज. वहाँ टिश्यूज पे जाके these oxygen molecules they are utilized by the tissues for various catabolic process. मतलब अपने different food particles को break down करने में this oxygen is utilizing, and then this is how they are releasing the energy, and that oxidation of the food in the presence of oxygen and giving some energy molecule, that process is known as respiration. Understood? But generally we used to say that breathing is the respiration. Okay, but basically यहाँ पे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस उस सब की बात नहीं कर रहे हैं. ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रही है और फिर उसके बाद पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, हम बेसिकली ये सब चीज़ों की बात करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या है, एज यू नो कि हमारे पास वेरियस कैटेगरीज के एनिमल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, ओके, यूनिवर्स में. तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप का ब्रीदिंग सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ और तरीके से करते हैं, एंड नाउ डेज द मोस्ट एडवांस कैटेगरी इज ह्यूमन बीइंग, एंड वी डू ब्रीदिंग बाय ऑर्गन कॉल्ड एज लंग्स. ओके, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी, पोरीफेरा की. सो इन पोरीफेरा and coelenterata, okay, coelenterata, यहाँ पर कैसा होता है, they do breathing by their skin. ठीक है, मतलब स्किन में पोर्स होते हैं, वाटर एंटर करता है और उसी के थ्रू क्या हो जाता है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो जाता है. ओके, नाउ बिसाइड्स ऑफ इट, लाइक इन अर्थवर्म देयर इज अ पर्टिकुलर covering is present on the skin that is called cuticle. So through cuticle the respiration takes place. Okay, whereas in case of aquatic animal, aquatic animals, now यहाँ पे जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about fishes. तो फिश में किसके थ्रू होता है, you all know it very well, गिल्स के थ्रू. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स के अंदर भी एक अलग ही टिब्यूल्स और यू कैन से ट्यूब्स का सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम. सो थ्रू दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. ना बात करते हैं हमारी लाइक बर्ड्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, एज वेल एज वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स. तो इनमें किसके थ्रू होता है, जनरली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स. एक और कैटेगरी आ जाती है, दैट इज एम्फीबियंस. अभी एम्फीबियंस इस तरह के हैं कि यहाँ पे रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, एंड थ्रू दी मॉइस्ट स्किन ऑल्सो. ओके, बिकॉज ये अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं, दे कैन लिव और सर्वाइव इन वाटर एज वेल, तो वहाँ पे गिल्स के थ्रू होता है. तो ये कुछ एक मेन ऑर्गन है जो यूटिलाइज होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स. ना नॉस्ट्रिल से ये जो एयर है जो हमारे अंदर एंटर करती है, इट गोज इनटू अ चैम्बर नोन एज नेजल चैम्बर. फाइन, नेजल चैम्बर से नाउ इट एंटर इनटू एन एरिया नोन एज नेजोफेरिंग्स. ओके, अगर यहाँ डायग्राम के थ्रू बताना चाहे तो सी दिस इज द पर्सन, जहाँ उसके नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होगा, ये एयर एंटर करेगी. सी ओके, तो यहाँ देखिए नोस्ट्रिल के थ्रू एयर ने एंटर किया, एंटर करके उसके बाद आ गया नेजल चैम्बर. फिर जो ये एरिया है दिस इज नोन एज नेजोफेरिंग्स. ओके, यहाँ एरिया में एयर आने के बाद नाउ इट गोज डाउनवर्ड्स हेयर. यहाँ पर अब ये क्या होती है, इट ओपन इनटू व्हाट ग्लोटिस, और यू कैन से इट ओपन इनटू ट्रैकिया. I would say ट्रैकिया में ओपन होती है थ्रू व्हाट, थ्रू दी ग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स.
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एरिया आता है ये फेरिंग्स हो गया एंड दिस एरिया इज नोन एज लैरिंग्स। ओके, यहाँ लैरिंग्स के पास अब ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। आई विल शो लाइक दिस divided into two part. Now this part is known as food pipe. Okay, this is known as food pipe, जिसको हम क्या बोलते हैं? Esophagus. And this part is known as glottis. क्लियर है, समझ में आ रही है? ग्लोटिस। तो क्या हुआ, नेजोफेरिंक्स ओपन इनटू द ट्रैकिया। यहाँ से अब आगे फर्दर क्या स्टार्ट हो जाता है? दिस इज द ट्रैकिया विच स्टार्ट फर्दर। तो ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया। ओके, तो ओपन कहाँ हो रहा है? ट्रैकिया के अंदर ओपन हो रहा है थ्रू द ग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के ग्लोटिस एरिया में आता है एंड देन ओपन इनटू द ट्रैकिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये जो लैरिंग्स है यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ठीक है, cartilaginous box which is known as sound box, which is known as sound box, which is used to generate sound. यहाँ पे sound का production होता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, सी यहाँ से तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं बट यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? फूड पार्टिकल खा रहे हैं, मतलब लाइक हम वी आर ईटिंग फूड। तो जब यहाँ फूड यहाँ पर लैरिंग्स में ही एंटर करता है तो इट शुड गो इनटू दिस फूड पाइप। ठीक है, उसको फूड पाइप में जाना है और आगे जाकर उसका डाइजेशन होगा ना। वाइल स्वेलिंग ऑफ दिस फूड, वाइल स्वेलोइंग ऑफ दिस फूड, समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस फूड हैज द चांस टू गेट एंटर इनटू दिस विंड पाइप ट्रैक। ओके, विंड पाइप में एंटर करने के चांसेस होते हैं। सो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू दिस ट्रैकिया और यू कैन से विंड पाइप, देयर इज अ कार्टिलेजिनस कैप लाइक कवरिंग प्रेजेंट ऑन द ग्लोटिस। क्या बोल रही हूँ? ग्लोटिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एपीग्लोटिस, जो क्या करती है? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द ट्रैकिया और यू कैन से विंड पाइप। समझ में आ रही है बात? तो यहीं पर ही क्या प्रेजेंट है? एपीग्लोटिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब आ जाते हैं ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया फर्दर यहाँ तक आता है और कहाँ पे? अगर आप देखेंगे यहाँ ट्रैकिया है, दिस इज अ ट्रैकिया, इसके बैक साइड में हमारी वर्टिब्रल कॉलम चल रही है। ओके, सो अब आर वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ पे कौन सा कॉलम? फिफ्थ वर्टिब्रा कॉलम। ओके, फिफ्थ वर्टिब्रा पर बैक साइड में जहाँ फिफ्थ वर्टिब्रा उसके फ्रंट में वहीं पर ही क्या होता है? इस ट्रैकिया का बाइफर्केशन होता है। इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, किस में डिवाइड हो गया? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, इट डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। Now bronchi further divided into secondary bronchi. Secondary bronchi which further divided into tertiary bronchi. Okay, and at last they divided into bronchioles. Okay, और जो अपने एंड पे आके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। चलो इसमें दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। देखो, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस वन। ये क्या हो गया? फर्दर डिवाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना दिया। इस सेकेंडरी ब्रोंकाई ने भी क्या हुआ? इट ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड। ओके, तो ये भी क्या हुआ? फर्दर डिवाइड हो गया लाइक दिस। ओके, समझ में आया? और फर्दर डिवाइड होके एंड पर क्या होते हैं? बहुत सारी बलून लाइक स्ट्रक्चर का एक ग्रुप क्लम्प होता है विच इज कॉल्ड एल्वियोलर क्लम्प, और इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। Okay, so this is alveoli which is a balloon like structure. Okay, clear है? Okay, so ये क्या है? this is our lung. ऐसे ही यहाँ पर दूसरा लंग शुरू होता है। ओके, नाउ इस लंग्स के ऊपर, मतलब ये जो पोर्शन ये क्या बना रहा है? लंग्स बना रहा है, जिसमें दो कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच इज नोन एज प्लूरा या प्लूरल membrane. Okay, and there's some fluid is present inside this membrane which is known as pleural fluid. Clear है?
प्लूरल फ्लूइड जो प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। आर यू क्लियर विद दिस वन? तो यहाँ एल्वियोलाई जो है ये दिस इज द पार्ट जिसके पास क्या रहती है, इसी के नियर बाय में यहाँ पर ब्लड वेसल्स फ्लो होती रहती है। ओके, इस एल्वियोलाई के नियर बाय में सब जगह क्या है, देयर इज अ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट ओवर हेयर, जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। एंड इन बिटवीन द ब्लड एंड एल्वियोलर सरफेस और ब्लड के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ओके, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई से तो O2 ब्लड में चली जाती है और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आ जाती है, जहाँ से वो CO2 क्या कर दी जाती है, एक्सेल कर दी जाती है, वापस हम ब्रीद आउट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। इस पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिस starting point of this trachea and this bronchi and till bronchiole, they all are covered by a cartilaginous C-shaped ring which is known as, ठीक है, ऐसे पूरा ये सब किससे कवर रहता है, एक सी शेप रिंग से कवर रहता है। दिस होल पोर्शन विच आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, इस रिंग का रोल क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऐसा क्या है, उसको स्टैंड होने में कम हेल्प करता है। अगर रिंग्स नहीं हुई तो ये सब चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो एक अपनी पोजीशन पे स्टैंड नहीं रह पाएगी। तो ये हेल्प इन स्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, अपने प्लेस पे अपने आप को इंटैक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है। दिस इज नोन एज कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स, दैट इज व्हाट, यहाँ जो ये पोर्शन है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टिल दिस ब्रोंकाई, ठीक है, और ब्रोंकियोल्स, क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम जस्ट रबिंग दिस वन। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, नॉस्ट्रिल से और ब्रोंकियोल्स तक दिस पोर्शन इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट। This is known as conducting part. Means what? It conduct the outside air to comes inside and conduct till the alveoli. ठीक है, यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए कहाँ आ रही है, alveoli तक आ रही है। तो this is the conducting part. इसका रोल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स एयर इनसाइड। ठीक है, सबसे पहले तो एयर को अंदर लेता है, इसको कंडक्ट करता है, ये तो रोल है ही। इसके अलावा और क्या करता है, इट रिमूव डस्ट पार्टिकल। ठीक है, बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। जैसे कि हमारी नोज में जो हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, दे डजंट अलाउ द एंट्री ऑफ दोज डस्ट पार्टिकल इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, तो रिमूव करने का काम करता है। थर्ड क्या करता है, इट मॉइस्ट द एयर, जो एयर एंटर करती है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है, थोड़े सा मॉइस्चर उसमें प्रोवाइड करता है। एंड द फोर्थ थिंग व्हाट इट डू, इट लोअर्स और द एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। सपोज एयर का जो बाहर से एंटर करे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसको एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के जितना मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट ये सारे काम करती है। तो हमारे पास एयर जो आती है वो अप टू द मार्क वाली एयर आती है, प्रॉपर मॉइस्चर होता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है, एंड देयर इज नो डस्ट पार्टिकल, नो फॉरेन पार्टिकल इनसाइड दैट एयर। ठीक है, ओके, क्लियर कंडक्टिंग पार्ट। ओके, नाउ नॉस्ट्रिल के आगे, मतलब सॉरी ब्रोंकियोल्स के आगे अब दूसरा पार्ट क्या आ गया, दैट इज दी एल्वियोलाई। ना ये एल्वियोलाई क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या होता है, O2 तो इसके इस एल्वियोलाई से निकलकर कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, एंड CO2 ब्लड से निकलकर कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में। तो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस। ओके, क्लियर। सो ओवरऑल इफ आई से इन व्हाट स्टेप्स, और पूरा रेस्पिरेशन होता कैसे है, सबसे पहले क्या हुआ, O2 इज टेकन इनसाइड। ओके, इनसाइड में कहाँ आ गई ये, एल्वियोलाई के पास आ गई। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज व्हाट, O2 CO2 एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्या हुआ, O2 तो ब्लड में आ गया एंड CO2 कहाँ आ गया, एल्वियोलाई में, जहाँ से उसको क्या किया जाए, इट इज एक्सेल्ड।
ओके, बाहर निकाल दिया ना। जो O2 जो ब्लड में आया, वो ब्लड क्या करता है, इस O2 को कहाँ पे पहुँचाता है, टिश्यूज़ के पास लेके जाता है। अगेन टिश्यूज़ पे क्या होता है, अगेन O2 एंड CO2 एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट टिश्यूज़। तो क्या हुआ, O2 तो टिश्यूज़ के अंदर गई, ओके, एंड CO2 क्या हुई, ब्लड के अंदर चला गया। क्लियर है ना। O2 जो टिश्यूज़ के अंदर गई, वहाँ टिश्यूज़ के अंदर दिस O2 इज यूटिलाइजिंग फॉर वेरियस कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, सो दैट एनर्जी मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज एंड कैन बी यूटिलाइज। सो ये 5 स्टेप में पूरा हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। क्लियर है, ओके, दीज 5 स्टेप्स। चले आगे। ओके, नाउ हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस, उसकी बात करते हैं। तो अगर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो 2 चीज़ होती है, ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है, CO2 बाहर निकाली जा रही है। सो ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, वन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ओके, क्लियर है। चलिए पहला स्टेप लेते हैं, इंस्पायरेशन। नाउ बिफोर गोइंग फॉर इंस्पायरेशन, सर्टेन टर्म्स यू शुड नो। वन टर्म इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या, बाहर एटमॉस्फेयर में सो मेनी गैसेज आर प्रेजेंट, उस वक्त O2 CO2 का क्या प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज व्हाट, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर कितना प्रेशर है गैसेस का, दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो अब सपोज मुझे बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेना है, तो कौन सा वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए या हमारे अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स इफ़ वी वांट टू डू इंस्पायरेशन, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज गैसेज ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। सो इसलिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इन केस ऑफ इंस्पायरेशन। ओके, एक और टर्म आती है, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर का, लंग्स के अंदर का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम। एक वर्ड होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर। क्या होता है थोरेसिक चैम्बर, बॉडी के अंदर का, लंग्स का पूरा एक चैम्बर जहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, दैट होल चैम्बर इज नोन एज थोरेसिक चैम्बर। ये बनता किस किस से है, सी अगर बात करें वेंट्रल साइड से, वेंट्रल यानी फ्रंट पोर्शन, ना फ्रंट में मिडिल में हमारे क्या होता है, स्टर्नम होता है, तो फ्रंट में तो ये स्टर्नम से बनता है। अगर डॉर्सल साइड की बात करें तो डॉर्सल में, बैक साइड में हमारे क्या है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ओके, साइड में लेटरल में बात करें तो लेटरल में क्या प्रेजेंट है, साइड में, दैट इज रिब केज। ओके, सो रिब्स आर प्रेजेंट। एंड अगर लोअर साइड में बात करें, ठीक है, नीचे की तरफ, दैट इज डायफ्राम। ओके, तो ये चारों चीज़ें मिलकर एक चैम्बर बनाती है, विच इज़ कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर। इसी के अंदर हम पल्मोनरी वॉल्यूम को काउंट करते हैं और इसी के अंदर हम देखते हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना है। ठीक है, चलो बात करते हैं इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन बिकॉज हमें गैस अंदर लेना है, वी हैव टू इनहेल द गैसेस, तो अंदर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी तभी तो हम बाहर से कुछ चीज़ उसके अंदर ले पाएंगे, करेक्ट। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। वन इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स क्या होती हैं, दे आर अटैच विद द रिब्स। ओके, नाउ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट हैपन, ये मसल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। व्हाट दे डू, दे कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, सी कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ जो रिब्स जो अटैच है वो भी इसके साथ बाहर की तरफ पुल आउट हो जाएगी। सो रिब्स दे आर पुल्ड आउट, ठीक है, बाहर की तरफ
पुल्ड आउट होगी। अब बाहर की तरफ रिब्स पुल्ड हुई तो अंदर का जो थोरेसिक चैम्बर है, जो थोरेसिक चैम्बर है उसका साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम ये भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ये अगर इंक्रीज हुई तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इट गेट्स डाउन, ठीक है। कोई चीज़ है, मॉलिक्यूल है, सपोज 100 मॉलिक्यूल एक बॉक्स में है, ओके, वॉट एवर प्रेशर इज पुटिंग। अब मैंने अगर उस बॉक्स का साइज बड़ा कर दिया तो मॉलिक्यूल उतने ही है 100 ही, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। एज यू नो P and V दे आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो प्रेशर कम हुआ। सेकेंड थिंग्स इज वॉट, दैट इज डायफ्राम। नाउ डायफ्राम में क्या होता है, एज यू नो डायफ्राम जो होता है वो किस तरह से रहता है, यहाँ पे देखो लंग्स हैं हमारे, और ये डायफ्राम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, डोम शेप में रहता है। कैसा रहता है, डोम शेप में रहता है। नाउ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपन, ये डायफ्राम में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। नाउ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन दिस डायफ्राम बिकम फ्लैट, वो क्या हो गया, फ्लैट, नीचे की तरफ दब गया। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से ये फ्लैट हुआ। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ दबा तो क्या हुआ, ये वाला जो एरिया, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का जो एरिया है वो बढ़ गया ना, राइट। जैसे ही वो फ्लैट हुआ, थोरेसिक चैम्बर एरिया इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, एंड अल्टीमेटली प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डाउन हुआ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी। समझ में आया कैसे इंस्पिरेशन हो रहा है, क्लियर है, ओके। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। व्हाट हैपन, यहाँ पर जो रिब्स हैं, ओके, वो क्या होती है, रिब्स की जगह आप बात करिए क्या, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, ये मसल्स वापस क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जैसे ये रिलैक्स हुई, जो रिब्स जो पहले पुल्ड आउट हो रही थी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, ठीक है। रिब्स को जो पुल्ड आउट किया वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। जैसे अपनी पोजीशन पे आ गए, क्या हुआ, थोरेसिक चैम्बर का जो साइज था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हुई, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे डिक्रीज हुआ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो ये डायफ्राम था, ये डायफ्राम भी क्या हुआ, वापस रिलैक्स हो गया, और जैसे ही ये दबा हुआ था अब रिलैक्स होके वापस उठ गया, ठीक है। तो रिलैक्स होने की वजह से क्या हुआ, वापस ये डोम शेप में आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ, अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द CO2 और गैस विल कम्स आउट, उसको एक्सेल करेंगे तभी तो वहाँ का प्रेशर रिलीज होगा। सो दिस इज हाउ एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड डायफ्राम रिलैक्स, एंड दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस ब्रीदिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा ब्रीदिंग, ओके। चलो अब ये ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो इसी के साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। दिस इज द नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट इज मेजर, दैट इज कॉल्ड द स्पायरोमीटर, ओके। सिर्फ नाम याद रखना है, स्पायरोमीटर के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, किसको, ब्रीदिंग को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ओके ना। इसके साथ ही हम कुछ वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम है, और अलग अलग कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या क्या होती है। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करी है वॉल्यूम्स एज वेल एज कैपेसिटीज़, देखते हैं वन बाय वन। वन इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज दिस वन,
एक पर्सन जब नॉर्मली कितना वॉल्यूम ब्रीद इन करता है या एक्सपायर करता है, ब्रीद आउट करता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज 500 ml से, ये नंबर आपको, ये वॉल्यूम मतलब ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है फुल फॉर्म? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या कि एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, अ पर्सन कैन ब्रीद इन, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, दैट इज 2500 to 3000। ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है। ये क्या होता है? इट इज़ अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब हम ऐसे करके जानबूझ के ज़बरदस्ती जो ले रहे हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, एक्सेल आउट बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कि हम ब्रीथ आउट कितना कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, दैट इज 1000 to 1100। ओके, RV इज व्हाट, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रह जाता है, रेजिडुअल रह जाता है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इज 1100 to 1200। ये तो वॉल्यूम्स की बात हुई। अब कैपेसिटीज़, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है। वन इज दैट इज दी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब क्या कि यहाँ पर एक नॉर्मल तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो एक नॉर्मली पर्सन कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है, इंस्पायर्ड कर सकता है या ब्रीद इन कर सकता है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग वाला वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, और फोर्सफुल वाला ब्रीदिंग जो होती है वो वॉल्यूम भी आएगा। तो टीवी एंड IRV से मिलकर बनता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकता है, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें भी टीवी आएगा नॉर्मल वाला और फोर्सफुल वाला आएगा, ठीक है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब क्या कि एक एक्सपायरेशन होने के बाद भी बॉडी के अंदर कितना कैपेसिटी रहता है लंग्स का, कितना एयर का कैपेसिटी, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को मिलाकर बनेगी। देन वाइटल कैपेसिटी, कि एक पर्सन फोर्सफुल कितना एयर को ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर अ एक्सपायरेशन, मतलब कि मैंने ब्रीद आउट कर दिया, उसके बाद मैं कितना फोर्सफुल किसी भी एयर को इनहेल कर सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। ऑपोजिट भी ले सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ब्रीद इन करा, उसके बाद मैं कितना फोर्सफुल एक्सपायर्ड, यानी कितना फोर्सफुल मैं एयर को ब्रीद आउट कर सकती हूँ, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों से मिलकर बनता है वाइटल कैपेसिटी। एंड दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें ये चारों वॉल्यूम से मिलकर बनता है। मतलब क्या कि कोई भी हमने इंस्पायरेशन किया, एयर को इनहेल किया, तो उसके एंड पर टोटल लंग में अब कितना वॉल्यूम है एयर का, दैट इज दी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज टेकन एट द एंड ऑफ द इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें चारों वॉल्यूम को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली क्या है, इनके जो डेफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ना, एज इट इज़ वो डेफिनेशन ध्यान में रखिए, डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। यहाँ कुछ वॉल्यूम्स जो हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बात करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डोंट मिस इट आउट। टिल नाउ अगर आपको ये पूरा समझ में आया देन तो इट्स वेरी गुड, और अगर अभी भी डाउट रह जाता है देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन, आई विल try my best to solve all your queries, okay? Till then stay motivated and keep doing study, and thank you so much guys for watching this video.